हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया सब्जेक्ट के जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है के राजन सीरीज का अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न का ये पहला क्लास है। पिछले 4 क्लासों में हम लोगों ने सिलेबस और बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ा था। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, शिक्षक की बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। शिक्षक की बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों को होगा यहाँ पे शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। उत्तर है, शिक्षक को बालक को समझने के लिए सभी अवस्थाओं का ज्ञान होना ही बाल मनोविज्ञान है। देखिए, जो प्रश्न पूछा है उसका ये आंसर नहीं है। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। तो ये पूछा है कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो ये बाल मनोविज्ञान को बता दिया। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बाल विकास का ज्ञान रखने वाला ही शिक्षक अपनी कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर का पता आसानी से लगाकर उचित शिक्षण विधि एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है, जिससे बच्चे का विकास प्रभावी तरीके से उचित विकास होता है। ये पूछा था कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, और इसने यहाँ उत्तर में दिया है बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो जो हमने बताया उसको आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर है, शिक्षण विधि सहायक सामग्री विषय वस्तु को रुचिकर, सरल, स्पष्ट, बोधगम्य बनाने में मदद करती है। प्रश्न संख्या 3 है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। उत्तर, मानसिक, भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार से प्रभावी है। मतलब शिक्षा व्यक्तित्व में इस सभी प्रकार से प्रभावी है। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। उत्तर है, रॉबिन्स के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति ने सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्तज्ञ रूप से सोचने की क्षमता और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। प्रश्न संख्या 5 है, शैशवावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न भी 2023 में पूछा हुआ है। उत्तर हो जाएगा, शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। दूसरा है दोहराने की प्रवृत्ति। इसके अन्य आप विशेषताओं में लिख सकते हैं, बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्तियात्मक होता है। मतलब बच्चा आँख, नाक, मुंह से सोचता है। मतलब उसको किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। मूल प्रवृत्तियात्मक का मतलब यही होता है। और दूसरा अर्थ में आप चौथा लिख सकते हैं, 2 तो दिया है, एक मैंने बताया, और एक चौथे में एक आप लिख सकते हैं, वस्तु की निरंतरता पाई जाती है। तो ये विशेषताएं हो जाएंगी शैशवावस्था की। प्रश्न संख्या 6वां है, अधिगमनांतरण क्या है। उत्तर, वह ज्ञान जो एक स्थिति में सीखा हुआ दूसरे स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है, अधिगमनांतरण कहलाता है। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, व्यक्तिगत अभिप्रेरक कहलाता है। जो खुद करके आदमी सीखता है, जो बच्चा सीखता है, उसको व्यक्तिगत अभिप्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाता है। इसको हम लोग प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन से आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चिंत हो जाता, मतलब दृढ़ संकल्पित हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। तो उत्तर है इसका, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। प्रश्न संख्या 10 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। तो कोई भी आप 2 लिख देंगे। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज।
और इसका तीसरा जो स्टेज था इनका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 11 है, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो ये सब अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अधिगम को। प्रश्न संख्या 12 है, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? इसका उत्तर दिया है, पावलोव द्वारा प्रयोग के संदर्भ अंत में अनुकरण होना पाया गया। पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। उन्होंने सब एक भूखे कुत्ते को जब भी भोजन देना होता था उससे पहले एक घंटी बजाते थे, उसके जस्ट बाद भोजन उसको देते थे। तो कुछ दिनों तक ऐसा चला, उसके बाद कुत्ता समझ गया कि घंटी बजने के बाद हमको भोजन दिया जा रहा है। तो घंटी को वो जब भी घंटी बजती थी तो उसके मुंह में लार आ जाता था, टपकने लगता था कि हमको भोजन मिलेगा। तो कुछ दिनों तक उन्होंने घंटी के बाद भोजन दिया और कुछ दिनों के बाद भोजन को केवल घंटी बजा के छोड़ दिया। तो देखा कि केवल घंटी बजने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि बच्चा कह रहे हैं वो कुत्ता उसके अनुकरण को पाया गया, मतलब वो अनुकरण करने लगा। घंटी की आवाज़ से उसको पता चल गया कि घंटी अब बज रही है तो हमको खाना मिलेगा, तो वो अनुकरण सीख गया। तो यही इसमें इसका उत्तर हो जाएगा, पावलोव द्वारा प्रयोग के संदर्भ में अंत में अनुकरण होना पाया गया। प्रश्न संख्या 13 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? उत्तर, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। ये बट्टे है, बट्टे का चिन्ह रहेगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 14 है, सीएटी का निर्माण किसने किया? उत्तर हो जाएगा, सीएटी का निर्माण लियोपोल्ड बेलाक ने सन 1948 में किया था। व्यक्तित्व मापन की ये जो सीएटी होता है ये व्यक्तित्व मापन की एक विधि है जो कि 3 से और 10 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये पूछता है, सीटेट में कई पूछा हुआ है कि जो सीएटी है परीक्षण किस अवस्था के बच्चों के लिए उपयुक्त मानी गई है? तो 3 से 10 वर्ष, इतना आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये कई बार पूछा जा चुका है, ये कई बार पूछ चुका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 16 है, अवर्गीकृत अनग्रुप्ड डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? जब विषम संख्या होती है तो माध्यिका का सूत्र होता है m बराबर n+1/2 वहाँ पद का मान, मतलब जो n दिया रहेगा यहाँ पे जितनी संख्याएं दी रहेंगी मान दिए रहेंगे भर देंगे और धन 1 करके 2 कर देंगे, जो आएगा उतने वहाँ पद का मान उसका हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। और उसको माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो आंकड़े दिए रहेंगे उसको अवरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद ये सूत्र लगा देंगे। प्रश्न संख्या 17 है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? उत्तर, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाता है। बहिर्मुखी व्यक्ति वो होता है जिसमें नेतृत्व की भावना होती है और जो ज़्यादा बोलता हो, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, जैसे नेता मंत्री होते हैं, ये उसी कैटेगरी में आते हैं कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। जो इसमें विशेषता लिखा है, समाज के अन्य लोगों के प्रति के लिए सोचकर कार्य करता है, वो होता है बहिर्मुखी व्यक्ति वाला व्यक्ति। प्रश्न संख्या 18 है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संयोगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? उत्तर हो जाएगा अच्छे व्यक्तित्व का। ये सब अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण है। प्रश्न संख्या 19 है, सीखने के वर्ग में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? उत्तर है, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित की जाती है। प्रश्न संख्या 20 है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? उत्तर, बालक की वृद्धि बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एक मत हैं, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है।
देखिए वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि जो होती है 25 वर्ष तक होती है, रुक जाती है, उसके बाद जो विकास होता है निरंतर चलता रहता है आजीवन। वृद्धि कहते हैं जो शारीरिक वृद्धि है, जो बच्चा मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है और उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती है, मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती हैं। ये सब जो वृद्धि होता है 25 वर्ष तक होता है। उसके बाद जो विकास होता है मतलब उसमें स्थिरता, जितना बच्चा का एज बढ़ेगा, जितने एज बढ़ेगा उसमें गंभीरता आएगी और वो परिपक्व बनेगा। ये विकास के अंतर्गत आ जाएगा। विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। प्रश्न संख्या 21 है, टीएटी का संबंध किससे है? उत्तर है टीएटी का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है, जिसका प्रतिपादन मर्रे तथा मॉर्गन ने किया था। मर्रे तथा मॉर्गन ने 1935 ईस्वी में किया था। और टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। मर्रे और मॉर्गन ने 1935 में दिया था। प्रश्न संख्या 22 है, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर पूर्वानुभव को संजो कर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना की स्मृति का मुख्य कार्य है। प्रश्न संख्या 23 है, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? उत्तर सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। सक्रिय विस्मृति का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो जानबूझ के मतलब जोर दे के किसी चीज को भुला देता है, उसी को सक्रिय विस्मृति कहते हैं। आगे दिया है फ्रायड के अनुसार हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं, वही चीज है। प्रश्न संख्या 24 है, सृजनात्मकता से क्या आशय है? उत्तर सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया जाता है। मौलिकता मुक्त साहचर्य है। सृजनात्मकता में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके कार्य का परिणाम नवीन है। प्रश्न संख्या 25 है, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए अथवा व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न 2022 और 23 में पूछा हुआ है। इसका उत्तर जो हो जाएगा मन के अनुसार। व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संघटकों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। प्रश्न संख्या 26 है, रोसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? इसका उत्तर हो जाएगा हरमन रोसा ने रोसा परीक्षण का आरंभ 1960 में प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 27 है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर जब पृथक प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करने हो तब मध्यमान का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर कार्नर के अनुसार मध्यांक समस्त श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी उससे छोटे होते हैं। तो मध्यांक होता है, इसी को माध्यिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है। लघु उत्तरी में भी बहुविकल्पी में भी आया था और अति लघु उत्तरी में भी, बहुविकल्पी में 2 बार आया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 3। भय, इसमें जो 3 उसकी जो बच्चे के जन्म के समय की 3 जो अवस्था, वो 3 अवस्थाएं होती हैं भय, क्रोध और प्रेम। ये 3 जो अवस्थाएं नहीं, ये संवेग होते हैं 3। अब बाकी वो समाज से अर्जित करता है, मतलब समाज से सीखता है। प्रश्न संख्या 30 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। प्रश्न संख्या 31 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न 2018 में, जो ऊपर के जितने तीनों प्रश्न हैं, 2018 में पूछे हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है तथा कम सामाजिक होता है। अंतर्मुखी व्यक्ति आप वैसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में खोए रहते हैं, बोलते बहुत कम हैं और कहीं भी शांत पड़े रहते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को अंतर्मुखी व्यक्तियों के कैटेगरी में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 32 है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर हो जाएगा 90 से 109 जिसकी भी बुद्धि लब्धि होती है उसको हम सामान्य कैटेगरी में रखते हैं, सामान्य बुद्धि लब्धि के समान बालक के कैटेगरी में रखते हैं। और इसके साथ आप याद रखेंगे 140 IQ से ऊपर के बच्चे को प्रतिभाशाली बच्चे के कैटेगरी में, और 80 से 90 से कम के बुद्धि लब्धि से कम के बच्चे को पिछड़े बालक के रूप में जानते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? फिर से एक बार और पूछ लिया ये प्रश्न 2018 में, कि इसका उत्तर हो जाएगा मरे ओम मार्गन ने 1935 ईस्वी में किया था। और TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। प्रश्न संख्या 34 है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? उत्तर, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियों या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। प्रश्न संख्या 35 है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? उत्तर, हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। प्रश्न संख्या 36 है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर, वुडवर्थ के शब्दों में नवीन ज्ञान व प्रक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना या अधिगम कहते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, बच्चों के भाषा विकास में अवबोधन के 2 कारण लिखिए। उत्तर, ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है। दूसरा है, बोलने के अंगों में दोष होने के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है। ये तो पढ़ने से ही स्पष्ट हो जा रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी कुछ बताने वाला आएगा मैं खुद ही बता दूंगा। प्रश्न संख्या अगला है 38, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? उत्तर है जन्म से 5 वर्ष। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। जब ऐसे ही पूछेगा बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु, तो जन्म से 5 वर्ष लिखेंगे। अगर जो यहाँ जीन पियाजे के अनुसार पूछा होता तो 0 से 2 वर्ष तक की होती है जीन पियाजे के अनुसार शैशवावस्था की आयु। प्रश्न संख्या 39 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो आप लिखेंगे 3 नहीं लिखेंगे आप, इससे अच्छा रहेगा कि आप लिख देंगे मुख्य 3 नियम और गौण 5 नियम। ये इसका सही उत्तर होगा। तो जो 3 नियम है इसका नाम भी लिख देते हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 40 है, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? अर्जित अभिप्रेरणा का मतलब होता है, अर्जित मतलब सीखना, जो समाज से सीखा हुआ है बाद में जन्म के बाद उसको अर्जित कहते हैं। और जन्मजात अभिप्रेरणा उसको कहते हैं कि जो जन्म से ही मिला रहता है। जैसे प्यास है, प्यास जन्म से ही लगता है, जब भी बच्चा जन्म लेता है। भूख भी लगता है और नींद भी आता है। लेकिन जो प्रतिष्ठा है ये समाज से मिलता है, इसलिए ये अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विस्मृति। मतलब सीखी हुई वस्तु को जो याद किए हुए हैं, स्मरण में है, उसको असफलता, उसको फिर से पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। प्रश्न संख्या 42 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? उत्तर बहुलांक या बहुलक कहलाती है। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 43 है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है? तो उत्तर है इसका कल्पना कहलाता है। प्रश्न संख्या 44 है, बालक के केंद्रक में सामान्यतया कितने गुणसूत्र होते हैं? ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र होते हैं बालक के केंद्रक में। प्रश्न संख्या 45 है, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2018-19 में पूछा हुआ था। अथवा है, सीखने के स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। नाम बदल के थोड़ा सा उसका 2018 में पूछ लिया था और थोड़ा सा नाम चेंज किया तो 2019 में पूछ लिया। अब फिर से देखिए नाम चेंज हुआ है, अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, तो ये 2023 में पूछा हुआ है। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको
ध्यान से देखिएगा। उत्तर हो जाएगा सीखने के स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 46 है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है। तो ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था, ये कहलाता है परिपक्वता। इसका सही उत्तर हो जाएगा परिपक्वता। प्रश्न संख्या 47 है, प्रश्न संख्या 47 दिया है, व्यक्तित्व एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत रूप से प्रसारित की जाती है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण समूह में प्रसारित की जाती है। व्यक्तित्व का मतलब है जैसे इंटरव्यू होता है, एक एक को बुला के पर्सनली उससे पूछा जाता है, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, वो व्यक्तित्व परीक्षण हो जाएगा। और समूह में जब भी पूछा जाए और व्यक्तित्व का पता लगाया जाए कैसा है उसका व्यक्तित्व, तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, पावलाव के सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुत्ते पर। पावलाव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 49 है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीजें को सीखता है। यह थार्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न में ही, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है, तत्पर दिया है तो इसलिए तत्परता का सिद्धांत हो जाएगा। और प्रभाव दिया रहता, कुछ भी प्रभाव आया रहता सेंटेंस में, प्रश्न में, तो प्रभाव का नियम हो जाता। अभ्यास रहता तो अभ्यास का नियम हो जाता। यही ये 3 मुख्य नियम थे थार्नडाइक के। प्रश्न संख्या 50 है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि व्यक्तिगत गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। प्रश्न संख्या 51 है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि व्यक्तित्व गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व भिन्नता। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, सेम प्रश्न मैंने रिपीट कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 51 है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है। उत्तर हो जाएगा यह योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। प्रश्न संख्या 52 है, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोन में भी परिवर्तन आता है, जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 53 है, बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताइए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर है बाल विकास के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता। अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसके विकास की व्याख्या करते हैं, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत यह बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रश्न संख्या 54 है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये प्रश्न 2019 और 23 में पूछा हुआ था। उत्तर है शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 55 है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ होने लगती हैं। दूसरा है बाल्यावस्था में बालक संवेदनाओं से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। और बाल्यावस्था में बच्चे में थोड़ा थोड़ा स्थिरता आने लगती है, गंभीरता आने लगती है, क्योंकि वो
जब जैसे जैसे उसमें विकास होता है उसमें थोड़ा थोड़ा गंभीरता आती है। और बाल्यावस्था में बच्चे में सोचने कल्पना करने की शक्ति भी विकसित होने लगती है, धीरे धीरे शुरुआत होने लगती है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 56 है, बालक के विकास में संरचना माध्यम के 2 लाभ लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर है, बालक के ज्ञान का विकास होता है। दूसरा है, बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। मतलब इसमें प्रश्न पूछा था बालक के विकास के में संचार माध्यम के 2 लाभ, तो ये 2 लाभ थे। प्रश्न संख्या 57 है, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर है, अधिगम की सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। ये फिर से रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन। इसका बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू का जो फार्मूला होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, MA/CA × 100, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 59 है, बालक में विस्मृति कम करने के कोई 2 उपाय बताइए। ये प्रश्न 2019 और 23 में पूछा हुआ था। उत्तर है, किसी वस्तु को स्मरण करने में पूर्ण ध्यान होना चाहिए। विस्मृति कम करने के उपाय में मतलब कोई भी वस्तु को स्मरण कर रहे हैं आप, तो उसमें उसका पूर्ण ध्यान आपका वहीं पे होना चाहिए, जिससे वो इसकी विस्मृति कम होगी, यानी भूलेंगे कब, ज़्यादा समय तक अस्थायी रहेगा। दूसरा है, स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए। प्रश्न संख्या 60 है, प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर है, जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसे प्रतिद्वंदिता या कंपटीशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो जो सीखने का पठार इसे कहते हैं, जब बच्चा की शिक्षण कार्य चल रही होती है, जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो किसी कारणवश उसके शिक्षण कार्य में अवरोधन ही सीखने का पठार कहलाता है। जैसे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया या फिर वो बीच में पढ़ाई छोड़ के कहीं चला गया, ये सीखने का पठार कहा जाता है। तो उत्तर इसका, सीखने के पठार के कारण क्या क्या है। पहला है प्रेरणा का अभाव, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन का अभाव। दूसरा है अभ्यास का अभाव। ये 2 कारण है। और इसको दूर करने के उपाय क्या क्या है। तो पहला उपाय है विभिन्न साधनों से और प्रेरणा देना। दूसरा, शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करने के लिए उपाय करना। तीसरा है आदतों को सुधारने का प्रयास करना। ये जो 3 उपाय हो जाएंगे पठार को दूर करने के लिए। प्रश्न संख्या 62 है, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। ये जो पहला प्रश्न था यही सेम प्रश्न था, उसमें उत्तर थोड़ा डिफरेंट दिया था, इसमें सेम प्रश्न फिर से आया हुआ है। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर है, शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। दूसरा है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे शिक्षक रुचि, क्रिया व खेल के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। तीसरा पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता होता है। बाल मनोविज्ञान से ही पता चलता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, इसमें पढ़ना चाहता है कि खेलना चाहता है। उसी के अनुसार उसके साथ या तो उसको जो शैक्षिक वातावरण है उत्पन्न किया जाता है। तो ये टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है बाल मनोविज्ञान को जानना। प्रश्न संख्या 63 है, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है, ये फिर से रिपीट हो गया है। उत्तर है, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित हैं। पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता। इसमें दिया है, बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों व
मांसपेशियों का भी विकास तीव्र गति से होता है। दूसरा है अपरिपक्वता। शैशवावस्था में एक तो शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और दूसरा है वो बच्चा अपरिपक्व होता है। अपरिपक्वता में क्या दिया है पढ़ते हैं। इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे पालन पोषण द्वारा परिपक्व होता है। प्रश्न संख्या 64 है, किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर है ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। किशोरावस्था को सबसे अच्छा जो परिभाषित मतलब जो सबसे फेमस है वो स्टेनले हॉल ने बताया था कि किशोरावस्था को उथल पुथल का काल कहा था, तूफानों का काल कहा था स्टेनले हॉल ने। ये प्रश्न सीटेट में पूछता है स्टेनले हॉल वाला। प्रश्न संख्या 65 है, समायोजन क्या है। समायोजन देखिए पूछा है 2022 और 23 में लगातार पूछा हुआ है। तो इसका जो उत्तर है गेट्स व अन्य के अनुसार, गेट्स व अन्य के शब्दों में समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलन संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, उसको हम समायोजन कहते हैं। समायोजन होता है जो नई सूचना के अनुसार अपने आप को ढालना, तो इसको ये समायोजन होता है। और इसी के साथ समावेशन एक होता है, ये दोनों सीटेट में पूछता है समावेशन और समायोजन में। तो समावेशन जो होता है नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ना, वो समावेशन कहलाता है। और समायोजन नई सूचना के अनुसार खुद को ढालना समायोजन कहलाता है। तो संख्या 66 है, सामाजिक विकास क्या है। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर है सामाजिक विकास का तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है, सामाजिक नियमों के अनुभव, अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव करता है तथा लोगों के प्रति अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। प्रश्न संख्या 67 है, आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर है आवाज में भारीपन किशोरावस्था में आता है। लड़कों के आवाज में भारीपन आता है और लड़कियों के आवाज में किशोरावस्था में वो तीक्ष्णता आता है। तीक्ष्णता का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी उनकी आवाज की बढ़ती है, वो मतलब कि तीक्ष्णता वो तीक्ष्ण बोलती हैं, पतला उनका आवाज हो जाता है। और बच्चों और जो लड़के होते हैं उनके आवाज में भारीपन आ जाता है किशोरावस्था में। प्रश्न संख्या 68 है, कल्पना से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर है कल्पना मनुष्य के नवीन आविष्कार, साहित्यिक सृजन, नव निर्माण आदि की देन है। कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें गत अनुभवों को या उन वस्तुओं को जो सामने उपस्थित नहीं होता है उसे नवीन रूप से संगठित करके या सजाकर पुनः स्मरण किया जाता है। स्मरण करना का मतलब याद करना, याद किया जाता है। तो कल्पना में स्मृति की भी प्रभाव परिलक्षित होता है। कल्पना संवेदन, प्रत्यक्षीकरण एवं स्मृति पर आधारित होते हुए भी एक स्वतंत्र क्रिया है। प्रश्न संख्या 69 है, रुचि के भेद बताइए। उत्तर रुचि दो प्रकार की होती है, पहला है जन्मजात रुचि और दूसरा है अर्जित रुचि। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। जन्मजात कुछ रुचियां होती हैं और अर्जित रुचि उसे कहते हैं जो आदमी वातावरण से सीखता है। प्रश्न संख्या 70 है, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न भी 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर है अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है, जैसे गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन एवं तर्कशास्त्र के विषयों को समझने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्यानुभूति में यही बुद्धि कार्य करती है। अमूर्त बुद्धि का अमूर्त मतलब होता है न जो दिखाई न दे। अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है कि जैसे मैथ में किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग मानते हैं कि माना कि मूलधन बराबर x,
तो मूलधन 100 है तो उसमें लाभ 25% है तो 25 हो जाएगा 100 का। इस तरह का जो प्रश्न होता है ये तो दिखाई देता नहीं है, सब कुछ हम लोग मान के करते हैं। ये अमूर्त अमूर्त बुद्धि के हिसाब से ये सॉल्व होते हैं, मतलब ये अमूर्त बुद्धि से रिलेटेड ये सवाल होते हैं, इसमें अमूर्त बुद्धि काम करती है जिससे हम अपना प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, 2 कारण बताइए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर है इसका, शारीरिक विकास मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। माता पिता एवं गुरुजन के लिए विभिन्न आयु में होने वाले परिवर्तनों एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। व्यक्तियों की शारीरिक रचना उनके संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करती है, अतएव व्यवहार के परिशोधन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बालक के शारीरिक विकास का भावी जीवन और शिक्षा प्रक्रिया से गहरा संबंध है, अतः शारीरिक विकास पर जन्म से ही ध्यान देना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 72 है, बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न लगातार 2022 और 23 में पूछा हुआ था। उत्तर है, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। इसमें दिया है बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। विकास की स्थिरता शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। बालक की चंचलता घटने लगती है, उसका मस्तिष्क परिपक्व दिखाई देने लगता है तथा वह प्राणों के समान व्यवहार करना चाहता है। दूसरा है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। इसमें दिया है बाल्यावस्था के दौरान बालक की मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास द्रुत गति से होता है, मतलब द्रुत गति मतलब तेजी से होता है। अस्थायी स्मृति में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 73 है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने बालक के संवेगात्मक विकास दिया था, मतलब उस। प्रश्न संख्या 74 है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समायोजन। इसके ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था। समायोजन कहते हैं नई सूचनाओं के अनुसार समायोजन करना, यानी नई सूचनाओं के अनुसार खुद को ढालना समायोजन कहलाता है। और समावेशन भी इसके साथ साथ पढ़ लेते हैं कि समावेशन समायोजन दोनों एक ही प्रश्न में थोड़ा सा अंतर करके पूछ देता है। तो समावेशन होता है नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जो है ना समावेशन कहलाता है। प्रश्न संख्या 75 है, बालक में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला भाषा ज्ञान का विकास करके और दूसरा है कहानियाँ या कथाएं सुनाकर। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जो इसका जो बचा हुआ प्रश्न है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।